Dear students, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we will study the introduction and basic concepts of the power transmission. Our today's lecture will comprise of power system introduction, the voltage levels which are used in the power systems, AC and DC system comparison for the transmission, and in the end we will study the differences between single phase and three phase system. अगर हम पावर सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो मेजर कंपोनेंट्स में हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन आते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम प्राइमरी ट्रांसमिशन हो सकती है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो सकती है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास अगेन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, और इन द एंड हमारे पास लोड्स होते हैं। तो जनरेटिंग स्टेशन को अगर हम डिस्कस करें तो जनरेटिंग स्टेशन वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे पावर जनरेट होती है। ये पावर जनरेशन सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास हाइडल हैं, थर्मल हैं, न्यूक्लियर है, ठीक है, और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज की मदद से जब पावर जनरेट होती है तो उसको स्टेप अप किया जाता है, स्टेप अप करते ट्रांसमिशन लेवल पर लेकर जाया जाता है। जिस तरह आप यहाँ पे इस सिंगल लाइन डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम या जिसकी एब्रीविएशन है एस एल डी यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन पे 11 kV पे जनरेट हुआ और ये आपके पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर 11 kV को स्टेप अप करते 132 kV में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्राइमरी ट्रांसमिशन आती है, फिर है आपके पास सेकेंडरी ट्रांसमिशन, उसके बाद आपके पास ठीक है सबस्टेशन आ जाता है। सबस्टेशन क्या है, सबस्टेशन पे मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और आपके सामने एक पॉपअप भी आ दिया होगा, ये इस लेक्चर को आप देख सकते हैं। इसके अलावा जनरेटिंग स्टेशन और पावर सिस्टम का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है इस पे भी मेरा लेक्चर है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी पावर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सब स्टेशन के बाद आपके पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है जो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम पे होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 11 kV से स्टेप डाउन कर देता है 400 वोल्ट पे। तो ये बेसिकली आपके पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन थ्री फेज फोर वायर सिस्टम पे दी जाती है। तो नेक्स्ट जो आपके पास जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर सिंगल फेज भी हो सकता है, थ्री फेज भी हो सकता है। तो सिंगल फेज और थ्री फेज में किस तरह पावर तो डिवाइड किया जाता है इस पे भी मेरा डिटेल लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन की प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स हैं पावर सिस्टम के। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पावर सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है। इस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की ही मदद से जनरेटिंग स्टेशन से लोड एंड तक या सब स्टेशन तक जो है पावर तो ट्रांसफ़र किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन की मदद से हाई वोल्टेजेस पे हाई पावर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाती है फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन से लोड तक। अगर पावर ट्रांसमिशन आप नहीं यूज़ करते तो आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा लॉसेज हो सकते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन का जो मेजर फंक्शन है दैट इज़ टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद मिनिमल लॉसेज एंड फ्रॉम पावर रिसोर्स टू द लोड सेंटर सेपरेटेड बाय द लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्टेंस का है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चूंकि मैंने आपको बताया तो जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं वहाँ वो पॉपुलेटेड एरिया से दूर बनाए जाते हैं, जैसे जहाँ पे वो साइट्स की अवेलेबिलिटी होती है। लेट सपोज अगर हम हाइडल की बात करते हैं तो हाइडल पावर जनरेशन जो है वो पॉपुलेटेड एरिया से दूर बनाए जाते हैं या रिमोट एरियाज़ में बनाए जाते हैं, हिली एरियाज़ में बनाए जाते हैं। तो जब आप वहाँ पे पावर जनरेट करते हैं तो उसको एक आबादी वाले इलाके में लाने के लिए या पॉपुलेशन या लोड सेंटर्स के पास लाने के लिए जो डिस्टेंसेस होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के अंदर होते हैं। तो इस इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको वोल्टेजेस को स्टेप अप करना पड़ता है, और जब आप वोल्टेजेस को स्टेप अप करते हैं तब इस केस में आपके पास पावर ट्रांसफ़र की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है।
और पावर ट्रांसफ़र की एबिलिटी, जब आप हाई वोल्टेजेस पे करते हैं तो वहाँ पे करंट जो है वो कम से कम हो जाता है, और जितना करंट कम होगा उतने लॉसेस जो हैं वो सिस्टम में कम होंगे, और उतना हीट इन इफेक्ट जो है वो कम होगा। सो द ट्रांसमिशन ऑफ पावर जो है मोस्टली थ्री फेज सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, थ्री फेज सिस्टम के अंदर पावर ट्रांसफ़र की जाती है। थ्री फेज में दो मज़ीद कैटेगरीज हैं, ये क्या हैं आधे चलते हम इसको डिस्कस करते हैं। Transmission of power can be done on AC or DC, but AC is mostly preferred. Exactly AC जो है हम उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो पावर जनरेशन जो ऑप्शंस हैं, जो पावर जनरेशन की जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, जिसमें हाइडल है, थर्मल है, न्यूक्लियर है, तो इन रिसोर्सेज से जो जनरेशन होती है वो मेजॉरिटी वो AC पे दी जाती है। तो एसी जनरेशन को या एसी ट्रांसमिशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इन द पावर सिस्टम। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर कैन बी आइदर ओवरहेड और अंडरग्राउंड, ठीक है। दैट इज़ अदेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें ओवरहेड ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है या ट्रांसमिशन ऑफ पावर है, उसको आप ओवरहेड करें या अंडरग्राउंड करें। अब अंडरग्राउंड जो है वो विद द हेल्प ऑफ द पावर टेबल्स होती है। अब पावर टेबल क्या है, इस पे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लेक्चर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि पावर टेबल्स क्या होती हैं और उसको किस तरह यूज़ किया जाता है पावर सिस्टम में। और ओवरहेड, अगेन ओवरहेड सिस्टम को भी डिज़ाइन करने के लिए पूरी साइंस होती है, और वो क्या है, किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, उस पर भी मेरा लेक्चर मौजूद है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम में तो कैटेगराइज किया जाता है पावर ट्रांसमिशन को, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है दैट इज़ द ओवरहेड ट्रांसमिशन। ओवरहेड ट्रांसमिशन को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर। जी नेक्स्ट, अगर हम वोल्टेजेस की बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास लो वोल्टेजेस आते हैं, या लो वोल्टेजेस लाइन है। अब लो वोल्टेजेस यहाँ पे 120 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक जो है वो लो वोल्टेजेस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियम वोल्टेजेस या मीडियम वोल्टेज लाइंस। तो मीडियम वोल्टेज लाइंस जो हैं उसमें 2.4 kV से लेते 69 kV तक आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाई वोल्टेज लाइंस। हाई वोल्टेज लाइन में 69 kV से ज़्यादा और 230 kV से लेस जो हैं वो हाई वोल्टेज की कैटेगरी में आती हैं। और नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस जो हैं वो अप टू 800 kV या इससे हायर जो हैं वो उस तक कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। मींस ते 800 kV या इससे ज़्यादा ते जो वोल्टेजेस हैं वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें 230 वोल्ट kV से ज़्यादा और 800 वोल्ट या तक या इससे ज़्यादा ते जो वोल्टेजेस हैं वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन की कैटेगरी में आते हैं। और मेजॉरिटी जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस लाइन में की जाती है, और जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है वो बेसिकली हाई वोल्टेज लाइंस या मीडियम वोल्टेज लाइंस के अंदर दी जाती है। जी नेक्स्ट, अगर हम कंपैरिजन करते हैं डीसी और एसी ट्रांसमिशन का, तो सबसे पहले जो हमारे पास डीसी ट्रांसमिशन है, डीसी ट्रांसमिशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। वो क्या एडवांटेज हैं? सबसे पहला एडवांटेज जो है वो डीसी ट्रांसमिशन के लिए हमें सिर्फ दो कंडक्टर्स की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू एसी ट्रांसमिशन जिसमें हमारे पास तीन कंडक्टर्स चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया थ्री फेज सिस्टम है, तो थ्री फेज सिस्टम में आपके पास थ्री कंडक्टर्स होते हैं फॉर द एसी, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन में यू ओनली नीड टू कंडक्टर्स। एक पॉजिटिव कंडक्टर होता है और एक नेगेटिव कंडक्टर होता है। तो डीसी ट्रांसमिशन में जो एडवांटेज है वो कंडक्टर का यूजेज जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एसी। तो another advantage of DC over the AC is the DC में कोई इंडक्टेंस नहीं होती, कैपेसिटेंस नहीं होती, फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, और सर्ज प्रॉब्लम जो हैं वो DC के अंदर नहीं होते। तो ये बेसिकली ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिस्प्लेसमेंट, तो इनकी बेसिस पे जो हैं वो लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं सिस्टम में। तो DC में ये ऑप्शंस जो हैं वो नहीं होती।
Next is the DC transmission line has better voltage regulation because of the less losses. Exactly the DC transmission में voltage regulation जो है वो कम होती है. इसकी रीज़न क्या है तो उसमें losses कम होते हैं. और losses कौन कौन से हैं जैसे मैंने आपको बताया तो उसमें इंडक्टेंस नहीं होती और ना ही स्किन इफेक्ट होता है और वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो बेहतर होती है. Another important advantage of DC over AC is the DC line has less corona effect. इस वजह से कोरोना इफेक्ट क्या है, कोरोना इफेक्ट पे भी मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप कोरोना इफेक्ट तो वहाँ से डिटेल स्टडी कर सकते हैं. और डीसी लाइन में कोरोना इफेक्ट कम होने की वजह से उसकी इंटरफेरेंस जो है विद द कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, वो मिनिमम से मिनिमम होती है. लेकिन डीसी सिस्टम में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अब वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अगर हम उसको स्टडी करें तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर कैन नॉट बी जनरेटेड एट हाई डीसी वोल्टेज. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ते हाई वोल्टेजेस जो जनरेट होते हैं या पावर जनरेशन जो होती है ऑन द हाई वोल्टेजेस, वो तभी भी डीसी पे नहीं हो सकती, बल्कि एसी पे हम उसको जनरेट करते हैं. अब डीसी पे क्यों नहीं हो सकती, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स. Next one is the DC voltage cannot be stepped up for the transmission of power at high voltage. Exactly जिस तरह मैंने आपको बताया था, पावर जनरेट की जाती है और उसके बाद उसको स्टेप अप किया जाता है हाई वोल्टेजेस पे, और हाई वोल्टेजेस पे जब आप स्टेप अप कर देते हैं उसके बाद पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है यूजिंग द ट्रांसमिशन. तो डीसी तो आप स्टेप अप या स्टेप डाउन जो है वो नहीं कर सकते. तो उस केस में आपको जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है और वो जो है बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाता है और ना उसमें इतनी पावर हैंडलिंग एबिलिटी होती है. द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ द डीसी जो स्विचेस होते हैं या सर्किट ब्रेकर्स हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं. तो उसमें करंट की लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, वोल्टेज की लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, या तो और ऑपरेटिंग जो पैरामीटर्स हैं उनकी लिमिटेशंस हो सकती हैं. तो ये बेसिकली कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे डीसी सिस्टम के. जी, अब अगर हम एसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं या एसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है कि द पावर कैन बी जनरेटेड एट द हाई वोल्टेज. मींस एसी ट्रांसमिशन या एसी सिस्टम में पावर जो है वो हाई वोल्टेजेस पे इजीली जनरेट हो सकती है यूजिंग द सिंक्रोनस जनरेटर्स. और एसी सबस्टेशन की मेंटेनेंस जो है वो इजी भी है और चीपर भी है, ठीक है. और नेक्स्ट जो है हमारे पास एसी वोल्टेज कैन बी इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन यूजिंग द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है. ट्रांसफार्मर जो है इजीली वोल्टेज के लेवल को चेंज कर सकता है, स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बेसिकली वोल्टेज के जो लेवल हैं वो हाई किए जाते हैं, स्टेप डाउन में वोल्टेज के लेवल जो हैं वो डिक्रीज किए जाते हैं. और एसी ट्रांसमिशन की एक और एडवांटेज जो है वो दैट इज इट परमिट्स टू ट्रांसमिट पावर एट हाई वोल्टेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट इट एट द सेफ पोटेंशियल. ठीक है, हाई वोल्टेजेस पे पावर तो ट्रांसफ़र किया जाता है और पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रखा जाता है. अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, हम एसी ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ द एन एसी लाइन रिक्वायर मोर कॉपर देन द डीसी लाइन. एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया तो डीसी के केस में नंबर ऑफ कंडक्टर जो हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसी. तो एग्जैक्टली जब आपके पास नंबर ऑफ कंडक्टर कम हो जाएंगे तो आपके पास जो कॉपर है वो भी उस हिसाब से कम हो जाएगी. हैंस एसी में चूँकि कंडक्टर ज़्यादा होते हैं इसीलिए आपको मोर कॉपर जो है वो रिक्वायर्ड होती है. The construction of AC transmission line is again a very complicated than DC. जिसका मैंने आपको बताया था डीसी ट्रांसमिशन के लिए जो टावर डिज़ाइन किया जाता है वो इजीली आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. और जब तक एसी के लिए जो टावर की डिज़ाइनिंग होती है अगेन दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इशू है. तो एसी लाइन हैज़ अ स्किन इफेक्ट, ठीक है. स्किन इफेक्ट की वजह से जो है वो लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं और करंट पूरे कंडक्टर पे इक्वली फ्लो नहीं करता. और एसी के अंदर कैपेसिटेंस इफेक्ट भी होती है, कोरोना इफेक्ट भी होती है. सो देयर इज़ अ कंटिन्यूस लॉस. इन फैक्टर्स की वजह से एसी सिस्टम में कंटिन्यूस लॉस जो है वो प्रोड्यूस होता है. जी, नेक्स्ट वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेजेस.
तो ट्रांसमिशन सिस्टम में हाई वोल्टेजेस रखने का फ़ायदा क्या है? अगर हम उन इस फ़ायदे तो देते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है ते हाई वोल्टेजेस रखने की वजह से हम वॉल्यूम ऑफ जो कंडक्टर मटेरियल है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मींस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है अगर आप हाई वोल्टेजेस यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इंक्रीज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, एग्जैक्टली जैसे ही आप वोल्टेजेस हाई करते हैं, हाई वोल्टेजेस रखते हैं, तो वहाँ पे जो करंट है वो कम हो जाता है। तो जब करंट कम होता है तो एग्जैक्टली वहाँ पे सिस्टम में लॉसेस जो हैं वो हीट इन द फैट जो है वो कम होगा, लॉसेस भी अल्टीमेटली कम हो जाएंगे। तो इसलिए हाई वोल्टेजेस रखे जाते हैं ताकि ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जा सके और वोल्टेज रेगुलेशन जो है उसको मिनिमम किया जा सके। डिक्रीज परसेंटेज लाइन ड्रॉप, एग्जैक्टली जब आपके पास सिस्टम में लॉसेस कम होंगे तो डेफिनेटली बात है थे सिस्टम में जो लाइन ड्रॉप्स हैं वो कम होंगी और वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो बेहतर होगी। लेकिन अगेन देर आर सम लिमिटेशंस फॉर यूजिंग द हाई ट्रांसमिशन वोल्टेजेस। वो लिमिटेशन क्या है? द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन ऑफ द कंडक्टर, एग्जैक्टली जब आप हाई वोल्टेजेस यूज़ करते हैं तो सेफ्टी पर्पस के लिए आपको इंसुलेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जितने हाई वोल्टेजेस होंगे उसी हिसाब से इंसुलेशन जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ती है। इंसुलेशन की डिज़ाइनिंग और उसको इंस्टॉल करना और उसको डिज़ाइन करने के लिए जो है वो कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है। इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन के ऊपर डिटेल लेक्चर मौजूद है, आप उस लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। The second limitation for using high transmission voltages is the increased cost of transformer, switchgear and other terminal apparatuses. Exactly जब आप voltages high करते हैं तो उस हाई वोल्टेजेस को डील करने के लिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो भी बढ़ जाती है और हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर जो है उनकी कॉस्ट जो है अगेन इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जिसमें स्विच देयर्स होते हैं, स्विच सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, उनकी रेटिंग भी बढ़ जाती है और हायर रेटिंग की जो मटेरियल्स हैं वो उनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है। और भी इस तरह के जो अप्रेटिसेस होते हैं तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं, रेटिंग है, वो बढ़ जाती हैं और हाई रेटिंग के जो अप्रेटिसेस हैं या डिवाइसेस हैं उनकी कॉस्ट जो है वो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर जाती है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली सिंगल फेज सिस्टम रिक्वायर टू वायर्स फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट, दैट इज द कंडक्टर एंड द न्यूट्रल। मींस एक वायर जो है उसको कंडक्टर बोला जाता है या लाइव कंडक्टर बोला जाता है और दूसरे को न्यूट्रल कंडक्टर या रिटर्न कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो सिंगल फेज में दो कंडक्टर्स होते हैं या दो वायर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज लाइव, सेकंड वन इज न्यूट्रल। The live conductor carries the current, yeah, conductor carries the current, and the neutral is the return path of the current. The single phase supplies the voltage up to 230 volt. Single phase की जो limitation है या voltage limitation है वो 230 volt तक carry कर सकता है। तो 230 volt के लिए it is obvious कि उसमें power handling capacity जो है वो कम होगी। सिंगल फेज सिस्टम नॉर्मली जो लोड एंड होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है एंड दैट इज़ अगेन यूज फॉर द स्मॉल अप्लायंसेज लाइक फैन, कूलर, ग्राइंडर एंड हीटर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सिंगल फेज की अगर फेजर डायग्राम की आप बात करते हैं तो ये आपके पास सिंगल फेज की फेजर डायग्राम है। वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास फेज एंगल है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंगल फेज की वेव फॉर्म है। अगर थ्री फेज की आप बात करते हैं, थ्री फेज सप्लाई इज अ कंटिन्यूसली एंड नेवर कंप्लीटली ड्रॉप टू जीरो, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इससे ये मतलब है थ्री फेज सिस्टम एक रिलायबल ऑप्शन है टू ट्रांसफर द पावर। सिंगल फेज थ्री फेज सिस्टम में तभी भी वोल्टेजेस जो हैं कम्प्लीटली ड्रॉप नहीं होते या पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो पे नहीं होता, बिकॉज अगर एथ फेज जाता है, एथ फेज में इशू आता है तो बाकी दो फेज अवेलेबल होते हैं टू ट्रांसफर द पावर एंड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। In three-phase power, yeah, in three-phase system, power can be drawn either in a star or delta configuration. The star connection is used for long distance transmission because it has the neutral conductor for the fault current. तो थ्री फेज सिस्टम को दिन फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज स्टार कनेक्शन, सेकंड वन इज डेल्टा कनेक्शन।
डेल्टा में थ्री वायर सिस्टम होते हैं, ठीक है, और स्टार में 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, और जो फोर्थ वायर होती है वो बेसिकली न्यूट्रल कंडक्टर होता है, ठीक है। तो 3 फेज के लिए जो फेजर रिप्रेजेंटेशन है वो आपके सामने यहाँ पे बनी हुई है। इसमें हर फेज का दूसरे फेज साथ 120 का फेज शिफ्ट होता है, और आप देख सकते हैं कि जब ये रेड ब्लू एंड ग्रीन लाइन जो है ये बेसिकली फेज शिफ्ट को शो कर रहा है। अब आप यहाँ पे अगर देते हैं तो इस पॉइंट पे फेज़ 1 जो है वो मैक्सिमम पे है, फेज़ 2 अगर आप देते हैं तो वो 0 पर है, जबकि फेज़ 3 जो है वो 120 फेज़ आउट है, ठीक है, 120 था इसमें डिफरेंस है। तो बेसिकली ये एक सिंपल डिफरेंस था या सिंपल इंट्रोडक्शन था फॉर द सिंगल फेज एंड 3 फेज। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पावर सिस्टम का इंट्रोडक्शन और कोई बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको स्टडी किया, जिसमें पावर सिस्टम का इंट्रोडक्शन था, वोल्टेज लेवल्स थे, एसी डीसी सिस्टम था, सिंगल फेज एंड 3 फेज सिस्टम था। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, एंड लेक्चर थे जो टेक्निकल पॉइंट्स है आपको क्लियर हो चुके होंगे। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर पे अगर आप अपना फीडबैक देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।